अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं सैयद फैसल करीम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अंदरून सिंध के लिए 446 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया। सखर में तकरीब से खिताब में कहा कि अंदरून सिंध के लोग पीछे रह गए हैं, उनके लिए खुशखबरी लाया हूं। उन्होंने सूबाई हुकूमत की जानिब से बंडल आइलैंड मंसूबे के एनओसी की मनसूखी पर अफसोस का इजहार किया। कहा, नया शहर आबाद होने से सूबे को ही फायदा होता है। अंदरून सिंध के लोग बहुत पीछे रह गए। मोहनजोदारो को देखो, 5000 साल पहला वो शहर बना था, और आज अक्सरियत सिंध के गांव देखो तो वो बजाय आगे जाने के इलाका पीछे जा रहा है। मैं जब आया हूं तो मैं कोई खुशखबरी अपने लोगों के लिए लेके आया हूं। कोई सूबे में गवर्नमेंट जो भी हो, वो भी सूबा भी हमारा ही। 440 अरब का जो पैकेज बनाया, ये बड़ी मुश्किलों से इधर उधर से पैसे खींच के बनाया। 1 महीने के अंदर ये पैकेज जमीन पे आना शुरू हो जाएगा और इसकी आपको असरात मिलने शुरू हो जाएंगे। पूरी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम सिंध के लोगों की मदद करें। जो भी पैकेज है इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। सक्कर हैदराबाद मोटरवे का, सड़कें अच्छी बनती हैं तो सारे पाकिस्तान में बिजनेस करना आसान हो जाता है। तो मुझे सिर्फ एक अफसोस है, एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। कराची के पास एक जजीरा है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है बड़ी देर से। हमने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है। ऐसे इन्वेस्टर्स भी तैयार हो गए। सिंध हुकूमत ने हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दे दिया। अरबों रुपए का सिंध के अंदर पैसा आना था। सिंध हुकूमत को हमने ये भी कह दिया कि जो नफा भी होगा वो भी आप रखें। सिर्फ गवर्नमेंट को तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इजाफा होना था, वो भी सारे पाकिस्तान का फायदा। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि सिंध की हुकूमत ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे के हमें कैंसिल कर दिया। तो नुकसान तो सबसे ज्यादा सिंध को हो रहा है इससे। अभी भी सिंध की हुकूमत को ये कहूंगा कि प्रोजेक्ट तो आपके लिए है, इसके ऊपर नजरसानी करें। अपने सिंध के लोगों से वादा करता हूँ पूरी कोशिश करूंगा आपके हालात बेहतर करने में। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि सिंध के 14 अजला के लिए अरबों रुपए का पैकेज लाए हैं। गवर्नर सिंध ने पुलिसिंग निजाम की जानिब तवज्जो दिलाई। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक्स दिए गए। सिंध के 14 अजला के लिए वफाकी हुकूमत का तारीखी पैकेज। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर ने सक्खर में कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से तकरीब में ऐलान कर दिया। 446 अरब रुपए का ये पैकेज है। जो सबसे बड़ा मंसूबा है वो यहीं से शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला, और जल्द शुरू होगा। वो सक्कर हैदराबाद मोटरवे है। बिजली और गैस के मंसूबे जो हैं ये 50 अरब रुपए से ज्यादा, 52 अरब रुपए के ये मंसूबे हैं जो अगले 2 साल के अंदर जिनके ऊपर काम करना है। मंसूबों के तहत रेलवे स्टेशन अपग्रेड, खेलों के मैदान आबाद, नादरा मेगा सेंटर्स का कयाम और बिजली की तरसील का निजाम बनाया जाएगा। असद उमर ने कहा, सिंध वसाइल से मालामाल है, लेकिन सिंध हुकूमत पुराने मंसूबे पर पैसा लगाने को तैयार नहीं। बड़ा पानी का मंसूबा नई गाज डैम पुराना मंसूबा है। वजीर आजम ने फैसला किया है कि वफाक अपने वसाइल से उस मंसूबे को मुकम्मल करेगी और 28,800 एकड़ जमीन जो है उसके लिए पानी मुहैया होगा नई गाज डैम के जरिए। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वजीर आजम को अंदरून सिंध एक अहम तरीन मसले की जानिब तवज्जो दिलाई। सबसे बड़ा मसला हमारी पुलिसिंग का मसला है, जिसके साथ हमारे सिंध के अंदर जुल्म जारी रहता है, जिसके साथ जबर का निज़ाम जारी रहता है, जिनसे ज़बरदस्ती मुशक्क़त कराई जाती है और मजलूम तबका यहाँ पर पिसता रहता है। इससे पहले एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत कामयाब नौजवानों में वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेक्स तकसीम किए। मुख्तलिफ स्किल्स में महारत रखने वाले इन नौजवानों को मेरिट पर मुंतखब किया गया था। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वजीर खजाना बदलने से कुछ नहीं होगा, वजीर आजम को बदलना होगा। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान मुर्तज़ा वहाब ने कहा, 22 साल जद्दोजहद के बाद भी उनके पास अपना वजीर खजाना नहीं। शहबाज गिल ने जवाब दिया कि सिंध हुकूमत में बैठे मगरमच्छ अवाम का पेट काट रहे हैं, जिन्हें वजीर आजम के सिंध के पैकेज के लिए तकलीफ है। 14 अरब की गंदुम चूहे खा जाते हैं। वज़ीर ख़जाना तब्दील करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, शायद इस मुल्क को अपना वज़ीर आज़म अब तब्दील करने की ज़रूरत है। चैनल के एंकर तो चेंज हो सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर चेंज हो सकता है, कमिश्नर चेंज हो सकता है, मिनिस्टर नहीं हो सकता 5 साल। ये कहाँ लिखा हुआ है?
दुनिया का पहला वजीर आजम है जो हुकूमत में होते हुए आज भी चंदे मांग रहे हैं। 14 अरब की जो गंदम है वो सिंध के चूहे खा जाते हैं। और आपको पता है सिंध के चूहे कौन है? एक तो आज बोल भी रहा था जिसके नाम के आखिर पे कज़ाब आता है। का जो वजीर खजाना था उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया था पाकिस्तान की मईशत का। तो ये शो करता है कि एक खिलाड़ी थे, खिलाड़ी है और खिलाड़ी रहेंगे। खामखा भुट्टो का तर्जुमान जो आज प्राइम मिनिस्टर को नाम देने की कोशिश कर रहा था सिर्फ इसलिए कि आज प्राइम मिनिस्टर 446 अरब रुपए का एक फेडरल जो तरक्याती मंसूबे हैं डिफरेंट, उनके ऐलान और उनकी निगरानी के लिए खुद सिंध में मौजूद हैं। रमजान में ये आते हैं सूबा सिंध के कैपिटल कराची, जो मुखैर हजरात हैं उनसे मुलाकात करेंगे, शौकत खानन के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे और वापस चले जाएंगे। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में सोशल मीडिया साइट्स और एप्लीकेशंस चंद घंटों की बंदिश के बाद दोबारा बहाल हो गई। आवाम को राब्तों में किन मुश्किलात का सामना रहा, इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट में जानिए। मुल्क में अमन-ओ-अमान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत का बड़ा इकदाम। वजारत दाखिला की हिदायत पर PTI की जानिब से सोशल मीडिया साइट्स पर 4 घंटे के लिए आर्जी पाबंदी लगाई गई। फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, टिकटॉक और YouTube दिन 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रही। इस दौरान व्हाट्सएप पर तस्वीर और वीडियो भेजना और वसूल करना भी मुमकिन नहीं था। शहरी कहते हैं थोड़ी सी परेशानी से बड़े मसले का हल निकल आए तो सौदा महंगा नहीं। काम में बहुत मसला हुआ, जो ऑनलाइन लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि चलो मुल्क में अमन तो हो गया ना। ये जो टिकटॉक और फेसबुक ये बंद हो गया अगर मुल्क की बेहतरी के लिए और ये तफरक के ख़त्म होने के लिए। नोटिफिकेशन पर दिए गए वक्त के मुताबिक 4 घंटे बाद तमाम सोशल मीडिया साइट्स और एप्लीकेशंस की सर्विस बहाल कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कलअदम TLP ने सोशल मीडिया पर एहतजाज की कॉल दे रखी थी, इसी वजह से सोशल मीडिया पर आर्जी पाबंदी लगाई गई। समा से गुफ्तगू में कहा, अल्लाह का शुक्र है कि जुमा पुरसुकून अंदाज से गुजर गया, सारा पाकिस्तान पुरअमन है। GT रोड और मोटरवेज के बारे में उन्होंने कहा कि वो चल रही हैं और साथ साथ उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया सार्फिन से बंदिश पर माजरत मांगता। दोपहर 12 से 3 बजे तक सोशल मीडिया क्यों बंद रहा, वजह क्या थी? वजीर दाखिला शेख रशीद ने समा को बता दिया। जुमे की इन्होंने कॉल दी थी, मस्जिदों में इन्होंने सोशल मीडिया पे कॉल दी हुई थी, लेकिन ये 3 घंटे हमने एहतियात इसलिए की क्योंकि इनके मैसेजेस थे दहशतगर्दी के लिए 20 तारीख की तैयारी कर रहे थे। ये भी इंशाअल्लाह ताला फारिग हैं। वजीर दाखिला ने गैर एलानिया तौर पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत तमाम सोशल मीडिया बंद करने पर सार्फिन से माफी भी मांगी। मैं बतौर वजीर दाखिला माजरत खा हूँ कि हमने 3 घंटे के लिए सोशल मीडिया को बंद किया क्योंकि इनकी कॉल ऐसी थी कि शायद ये जुमे के बाद निकलें, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। शेख रशीद ने कहा कि TLP क़यादत को जेल में बता दिया गया है कि उनकी जमात को कलअदम करार दे दिया गया। इनको हमने कलअदम दिया और इनका डिसोल्यूशन देंगे। साथ के जेल खाना में नोटिस भेज दिया कि भाई आप कोई पार्टी को बैन कर रहे हैं, आपके अकाउंट्स बैन कर रहे हैं, आपकी जायदाद बैन कर रहे हैं, सो 3 दिन के अंदर भेजने होते हैं, कल तक उसको। शेख रशीद का मजीद कहना था कि सारा पाकिस्तान पुरअमन है, तमाम मरकजी शाहराएं खुली हुई हैं, लोगों के मामूलात जिंदगी रवां दवा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुनज़्ज़म तशद्दुद के खिलाफ पुलिस की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ट्विटर पर लिखा, उनका मकसद इंतशार पैदा करके हुकूमत को ब्लैकमेल करना था। नेक्टा ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर कालातम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने कलअदम तंजीमों की नई फहरिस्त जारी कर दी। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। नेक्टा ने कलअदम TLP के मदारिस सरकारी तहवील में लेने और फंडिंग जराए पर क्रैकडाउन की भी तजवीज़ दी है। कलअदम तहरीक लब्बैक के लिटरेचर का फैलाव रोकने के लिए हंगामी एक्शन की सिफारिश भी की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इंतशार को हवा देने का मकसद हुकूमत को ब्लैकमेल करना था। तशद्दुद का जमा मर्दी से मुकाबला करने पर पुलिस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुनज़्ज़म तशद्दुद के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद और 600 जख्मी हुए। हम शोहदा के लवाहिकीन की मुकम्मल देखभाल करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि पुलिस पर तशद्दुद में मुलव्विस लोगों के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की जा रही है। नादरा सेफ सिटी लाहौर
और दीगर इदारों पर मुश्तमिल खसूसी सेल कायम किया गया है जो पुलिस पर तशद्दुद में मुलव्विस लोगों की वीडियोस के जरिए निशानदही कर रहा है। अब तक दर्जनों अफराद की शनाख्त हो चुकी है। ज़िले इंतजामिया तमाम तकारीर को भी मॉनिटर करेगी। वफाकी काबीना में फिर रद्दोबदल। वजीर आजम इमरान खान ने शौकत तरीन को अपनी टीम में शामिल करते हुए वजीर खजाना बना दिया। फवाद चौधरी और शिबली फराज के कलमदान आपस में तब्दील हो गए। 2.5 साल में हमाद अजहर की वजारत 5वीं, फवाद चौधरी और खुसरो बख्तियार की तीसरी मरतबा तब्दील की गई है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। वफाकी काबीना में तब्दीली की हवा फिर चल पड़ी। वजीर आजम इमरान खान ने 2.5 साल में चौथी मरतबा वजीर खजाना बदल दिया। अब की बार शौकत फयाज अहमद तरीन की बतौर वजीर खजाना एंट्री। वजीर रेवेन्यू की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। बड़ा पोर्टफोलियो, किंग ऑफ द पोर्टफोलियो तो तरीन साहब ही आए हैं, बाकी तो इधर से उधर हुए हैं, तो इसलिए वो नॉर्मल है। इसमें कोई ऐसी, इसमें क्या स्पेशल बात है। असल मसला फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वहाँ शौकत तरीन आया और वही बजट पेश करेगा। हमाद अजहर का कलमदान 5वीं मरतबा तब्दील। उमर अयूब को इक़्तिसादी अमूर डिवीजन का वजीर मुकर्रर करके वजारत तवानाई हमाद अजहर को दे दी गई। हमाद अजहर इससे कबल अगस्त 2018 से जून 2019 तक वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू रहे। जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक वफाकी वजीर इक़्तिसादी अमूर के तौर पर आजमाए गए। इसके बाद वजीर सनत व पैदावार का मनसब मिला। 29 मार्च 2021 को हमाद अजहर को वजीर खजाना बनाया गया था, लेकिन 19 दिन बाद ही अब उन्हें वजारत तवानाई का ओहदा सौंपा गया है। तब्दीली काबीना में फवाद चौधरी की भी हैट्रिक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत से निकालकर एक बार फिर इत्तलात और नशरियात का कलमदान सौंप दिया गया। सेनेटर शिबली फराज वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुकर्रर। मखदूम खुसरो बख्तियार की भी तीसरी तब्दीली। उन्हें वफाकी वजीर बराए इक़्तिसादी अमूर से हटाकर सनत और पैदावार का मनसब दिया गया है। शौकत तरीन को कभी कोई पिंजरे में बंद करके नहीं रख सकता। जो भी इक़दामात करूंगा गरीब आवाम को सामने रखकर करूंगा। नए वजीर खजाना कौन कौन से इक़दामात करेंगे, समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बता दिया। शौकत तरीन पाबंदियों में काम नहीं करते। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में उन्होंने बताया था कि अगर जिम्मेदारियां दी गईं तो शेरों की तरह काम करेंगे। शौकत तरीन जो है ना, उसको कभी किसी ने पिंजरे में बंद करके नहीं रखा, ना ही रख सका है। तो अगर वो आएगा तो पिंजरे से बाहर ही होगा और शेर होगा। गरीब आवाम के लिए जो ठीक है उसको वो आगे लेके चलेगा। IMF और नो IMF प्रोग्राम को आपने सही तरीके से नेगोशिएट नहीं किया। कौन से अहम इक़दामात पर नजर होगी ये भी बताया था। इंटरेस्ट रेट्स कम से कम 5% पे होनी चाहिए, 4.5% पे होनी चाहिए। रिस्क लेना चाहिए था हमें इसके ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा ईज करते। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इसको दबा के इंसेंटिवाइज करते कि भाई वापस प्रोडक्शन लेके आओ। शौकत तरीन के लिए वजीर खजाना का ओहदा नया नहीं। वो इससे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दौर में वफाकी वजीर खजाना रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी दौर में उठाए गए कुछ इक़दामात पर शौकत तरीन के खिलाफ नैब में मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। बस वाले धमकियों पर आ गए, माजरा जानिए कुछ ही देर में। क्या पीपल्स पार्टी को नाराज करने वाली PTM की क़यादत पछता रही है? मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को फोन पर कहा कि नून लीग और PP की तरफ से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन को मुत्तहद करने के लिए PP से राब्ते में है। मुस्लिम लीग नून और CDM सरबराह ने पीपल्स पार्टी पर एक के बाद एक हमला किया। आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। आपने बाप के अहकामात माने हैं। 35 साल और 70 साल की उम्र में फर्क होना चाहिए। इन्हीं चीजों से हम उनको रोक रहे हैं कि मेच्योरिटी पैदा कर। पीपल्स पार्टी को बाप की मदद से सिलेक्ट होने के ताने दिए गए। आपने बाप से वोट ले लिए। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। शिकवा जवाबी शिकवा हुआ। हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। PDM टूट गई। जिन्होंने शो कॉज नोटिस दिया उन्होंने खुद ही PDM के खात्मे का एक अनअनाउंस्ड ऐलान कर दिया। हम ANP के साथ खड़े हैं।
टूटी फूटी पीडीएम को दोबारा कैसे जोड़ा जाए, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ ने टेलीफोनिक राब्ते में गौर किया है। मौलाना ने नवाज शरीफ से कहा कि सख्त बयानात के सिलसिले को रोका जाना चाहिए। वो पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी के लिए जयाली क़यादत से राब्ते में हैं। हम जिंदा हैं सारे, हम जिंदा हैं सारे। हरामखोरों को बेनकाब करने का वक्त हुआ चाहता है। गौर से सुन ले कि समा टीम हरामखोरों के पीछे आ रही है। ऐलान खत्म हुआ। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि जाती उम्रा अराजी पंजाब हुकूमत की मिल्कियत है, इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इमरान खान एहतसाब के मामले पर किसी से डील नहीं करेंगे। बत्ती को देख के जो चोर होता है वो कहीं भी डर जाता है, और इधर उन्होंने कंटेनर देखे तो समझे कि शायद कंटेनर से नहीं आपकी दीवारें गिरती, वो किसी बुलडोज़र से होती है। पंजाब हुकूमत के साबिक उजरती मुलाजिम अता तारड़ साहब, दूसरी उनके साथ शरीफ ख़ानदान की ज़ाती मुलाजमा जिनकी ड्यूटी लगी हुई है कि सुबह शाम एहतसाब करने वाले लोगों को हत्तक का निशाना बनाना। हुकूमत पंजाब की 839 कनाल ज़मीन वो मौजा मानक में थी। जो गलत इंतकाल दर्ज थे जो कि ट्रांसफ़र हुई थी वहीदा बेगम, मोहम्मद अली और दीगर लोगों के नाम, वो इंतकाल सारे रिवर्ट कर दिए जाते हैं पंजाब हुकूमत के नाम पे। अब मामला जो है वो पंजाब हुकूमत से जो शरीफ ख़ानदान है उनका नहीं है, इनका मामला है उनसे जिनसे इन्होंने ज़मीन ख़रीदी है। कब किस हुकूमत ने अपने किसी हवारी या अपने किसी अजीज़ जानने वाले का एहतसाब किया हो। इमरान खान साहब को कोई शख्स भी किसी तरीके से ना डरा सकता है ना ब्लैकमेल कर सकता है। किसी से कोई नरमी नहीं की जाएगी। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ने जो धमकियां दी हैं कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी आपके साथ अब ख़ानदानी दुश्मनी है। जाती उम्रा अराजी समेत किसी अपोजिशन रुकन के खिलाफ कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। लीगी रहनुमाओं की चीफ सेक्रेटरी पंजाब को धमकी, कहा अफसरान कानूनी हुदूद में रहें, आपको और आपके बच्चों को यहीं रहना है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास नकवी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क बदतरीन दाखिली सलामती की सूरत हाल से दो चार है, जबकि इमरान नियाजी सियासी रहनुमाओं के घरों पर हमले करवा रहे हैं। मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे एक साइकेट्रिस्ट का पैनल तरतीब दिया जाए और वो सिलेक्टेड वजीर आज़म इमरान खान की नफ्सियाती इवैल्यूएशन करे, क्योंकि इस शख्स की अना, इस शख्स का हसद, नफरत और नफ्सियाती कैफियत पाकिस्तान को तबाह कर। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वजीर आजम के मावन खसूसी शहजाद अकबर के कहने पर जाती उम्रा का इंतकाल खारिज किया गया। वो इस गैर कानूनी इकदाम पर चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम मुतलका अफसरान को तंबीह करते हैं कि वो अपनी कानूनी हदूद से बाहर मत निकलें। आप बिल्कुल रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते। लीगी रहनुमाओं ने ऐलान किया कि नून लीग ने एक लीगल टीम बना दी है जो जल्द शहजाद अकबर समेत दीगर सरकारी अफसरान को इस्तगासों के नोटिस भिजवाएगी। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं राना सनाउल्लाह की धमकी उनके मुजरिमाना दिमाग की अक्कासी करती है। नून लीग ने 40 साल मुल्क को लूटा, हिसाब मांगने पर कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो रही है। जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये अभी भी समझ रहे हैं कि शायद इनका दौरे इक़्तिदार है और उस दौरे इक़्तिदार के अंदर ये अपनी मन मर्जी के साथ जिस किस्म का भी जो है वो ब्यूरोक्रेसी के साथ और सरकारी खजानों के साथ और सरकारी अमलाक के साथ जिस किस्म का भी जो है ना ये मामला रखना चाहें ये रख सकते हैं। ये इनकी गलतफहमी है। इनकी हर चोर बाजारी के पीछे क्या पीटीआई की कोई बैड इंटेंशन होगी? आपने 40 साल इस मुल्क को लूटा है और जब उस लूट मार के ऊपर अब हम पकड़ कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह ने अपने टिपिकल
क्रिमिनल बैकग्राउंड का सबूत देते हुए जिस अंदाज से ये धमकी दी है जैसे निहाल हाशमी ने दी थी, ये बिल्कुल उसी तरह की धमकी है और इसके ऊपर भी इंशाल्लाह जो है वो चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। होशियार होशियार होशियार, एक अहम ऐलान नोट पर बाय। अगर आप मिलावट, नाप तोल में कमी, जखीरा अंदोज़ी करते हैं तो समा आ रहा है आपके पीछे। किसी की आज़ादी से खेलना आसान नहीं, नैब दूसरों के साथ अपना तशख़्ख़ुस भी देखे। गिरफ्तारियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नैब की सरजनिश कर दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। फ्रॉड के मुलजिम सलमान फिदा की गिरफ्तारी से पहले उसे आगाह किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना नैब को महंगा पड़ गया। गिरफ्तारियों के मामले पर अदालत उज़्मा में कौमी एहतसाब ब्यूरो की सख्त सरजनिश। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी में करप्शन के मुलजिम सलमान फिदा की गिरफ्तारी के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने रिमार्क्स दिए कि किसी की आज़ादी से खेलना आसान नहीं। नैब लोगों की आज़ादी के साथ न खेले। लोग ये समझने लगे हैं नैब कार्रवाइयां बदनीयती पर मबनी है। नैब अपने इदारे का नाम देखे। तफ्तीशी अफसरों को अदालतों में बोलने का तरीका तक नहीं आता। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा नैब गिरफ्तारियों के मामले में दूसरों के तशख़्ख़ुस का ख्याल रखे, उसके साथ साथ अपना तशख़्ख़ुस भी देखे। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि फ्रॉड के मुलजिम सलमान फिदा के खिलाफ तहकीकात बंद कर दी गई हैं। मामला कार्रवाई के लिए पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर के बयान पर नैब अपील निपटा दी। भाईजान, मेहरबान, कदरदान, मेरी जान, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। हाँ तो जरा कान और दिल की खिड़कियाँ खोल कर खूब गौर से सुनिए। बात यह है भैया कि हरामखोरों की आ रही है शामत। अब न बचेंगे आवाम को नाजायज महंगा बेचने वाले, क्योंकि पीछे आ रहे हैं उनके समा वाले। फिर न कहना मियाँ कि खबर ना हुई। सलाम अलैकुम। क्या आपके शहर में भी केला महंगा होता जा रहा है और वजह नहीं पता चल रही? तो हमारे नुमाइंदे अरशद खान झंग से अपनी रिपोर्ट में सारी वजूहात बता देंगे। देखिए। फरवरी में 100 रुपए के 2 दर्जन, पहली मार्च को 1.5, पहली अप्रैल को 1 और अब आधा दर्जन या इससे भी कम केले मिल रहे हैं। केला वाकई महंगा हुआ या फिर मुनाफाखोरों का सीजन आ गया है? आइए जानते हैं। आरती बड़े जो हरामखोर हैं ये हमारे से लेते हैं 30 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए। सुना आपने? जहां केला पैदा हो रहा है वहां पर कीमत है 1000 रुपए मन, यानी 30 से 35 रुपए दर्जन। अब सुनिए झंग के आड़ती कैसे कीमतों को डबल करते हैं। केला किसान ने हमें महंगा बेचा, इसमें हमारा कसूर नहीं है। भाईजान हम क्या करें, हुकूमत डीजल सस्ता कर दे, हम केला सस्ता कर देंगे। सिंध में बारिशें हुई हैं काफ़ी और जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, फसलें तबाह हो गई हैं, जिसकी वजह से फिर केला फिर अब महंगा मिल रहा है हमें। ये सब झूठ है। पंजाब में केला 300 रुपए दर्जन तक पहुंचाने की मंसूबाबंदी पहले से की जाती है। ये अभी झंग में कम है। लाहौर की रिपोर्ट है मुझे, मैं आपको व्हाट्सएप दूंगा। 6000 से लेकर 6500 तक वो बेच रहे हैं केला, वो तो 300 दर्जन उधर बिका है। ये सब आड़ती एक दूसरे से व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े होते हैं ताकि सब एक साथ कीमत बढ़ाएं। आम दुकानदारों को खास बोली लगाने पर मजबूर किया जाता है। 5 नीलामियां लेनी होती हैं, उन 5 नीलामियों के बाद हमने उनकी एवरेज रेट देना होता कि केले पे हम 15% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकते। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि डीजल की कीमत कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि हम केला लोगों को सस्ते दामों फराहम कर सकें। मार्केट कमेटी आड़तियों के आगे बेबस होती है, सिर्फ छोटे दुकानदारों को पाबंद किया जाता है। यहाँ पे जो मार्केट कमेटी वाले हैं कि ये कोई सही काम नहीं कर रहे। रेट यहाँ पे 150 पड़ रहा है तो वो 130-40 रुपए देंगे। सारा खेल इन आड़तियों की जेब में है। ये कितना मुनाफा कमाते हैं, कितना आवाम को निचोड़ते हैं, इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। अरशद खान, समा, झंग। रमजान मुबारक में केले की बढ़ती मांग के पेश नजर पंजाब के ताजरों ने सिंध से भारी मिकदार में केला मंगवाना शुरू कर दिया। डिमांड एंड सप्लाई के नाम पर लूटमार का मुकम्मल प्रोग्राम बना लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद लुकमान।
लाहौर में फ्रूट के गोदामों में आजकल है रौनक लगी हुई। सिंध से आने वाले ट्रकों से केला उतारना भी है एक बड़ा काम। ट्रक से केले उतारने और कोल्ड स्टोरेज में मुंतकिल करने में लगे हुए हैं दर्जनों मजदूर। बारिश और बीमारी के नाम पर आड़तियों ने केला महंगा होने की दाई खबर सुनाई। उनके मुताबिक केले की फी मन कीमत में खासा इजाफा हो गया है। पीछे तेजी है, फी मन का वजन जो मन के हिसाब से वो 2500-2600 तक हल्का केला, जो अच्छा है वो 3600 से लेकर 4000 तक मन बिकता है। केले के ताजरों ने 200 से 300% मुनाफा के नाम पर लूट मार का बाजार गर्म करने की हेडलाइन अवाम को सुना दी। डिमांड एंड सप्लाई की बात है, डिमांड उसकी ज्यादा हो जाएगी, जो ही डिमांड ज्यादा होगी तो इसका रेट जो है वो दुगना नहीं तिगना हो जाएगा। केले देखकर अवाम से ज्यादा ताजरों के मुंह में पानी आया है, जो लूट मार का हर हरबा इस्तेमाल करने को तैयार है। सिंध से आने वाले इस केले की कीमत इसका तो 100 रुपए दर्जन से कम है, लेकिन जो ही इसकी मांग बढ़ेगी तो कीमत 200 रुपए से बढ़ सकती है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। लोग चीनी के लिए तरस रहे हैं और आपने अपने गोदाम भरे हुए हैं, तो ये मिठास नहीं बल्कि आग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफ़ा कमाने वाले को रिस्क दिया जाता है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले पर लानत होती है। बरकत तो हलाल कमाई में ही है, क्योंकि नाजायज़ कमाई कभी सुकून नहीं देती, इसका खमियाजा आपको भुगतना ही पड़ता है। फैसलाबाद के यूसुफ चीमा एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जिसकी ज़िंदगी को लालच और पैसों की हवस ने रोग बना दिया। मैं फैसलाबाद गुलिस्तान कॉलोनी का रहायशी हूँ। 4 साल पहले मैं एक कपड़े की दुकान पे काम करता था। मेरी सैलरी 10 से 12 हज़ार रुपया थी। मालिक जो था नमाज पढ़ने चले जाता था या किसी भी काम में जाना, गले में काफ़ी अमाउंट होती थी, लाख रुपया सेल होगी, 1.5 लाख रुपया सेल होगी। पहले मैं थोड़े पैसे चुराता था, 500 हज़ार, फिर मेरे दिल में कुछ लालच आए, मैंने 4 से 5 हज़ार भी चुराना शुरू कर दिया। तो दिल में एक लालच था कि मैं पैसे रोज़ाना चुराऊँ, लेकिन वो मुझसे खर्च नहीं थे होते, तो कुछ गलत कामों में डल गया। मैंने जिस्मानी तल्लकात रखने शुरू कर दिए, तो वहाँ पे मेरे पैसे वो खर्च हो जाते थे। तो जितने भी पैसे आने मैंने उधर उड़ा देने। दिन ब दिन ना डाउन होता जा रहा था कि मेरा वज़न था 70 kg के करीब था, तो वो कुछ ही अरसे में ना वो 50 के राउंड बाउंड रह गया। उन्होंने डॉक्टर के पास भेज दिया, तो वो रिपोर्टें वगैरह मैंने करवाई, जिसमें मुझे पता चला कि मुझे ना एड्स हो चुका है। ये जो काम थे वो फिर मैंने तौबा करनी शुरू कर दी कि छोड़ दूं। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। सबसे यही गुजारिश है कि कोई भी ऐसा काम ना करे, कोई अपनी नज़रों में गिर जाए, शर्मिंदा होना पड़े। दूध वाला पानी डाल रहा है, किसी शॉप पे चले जाएं, आटा लेने चले जाएं, वो 20 kg का लेने चले जाएं, वो 18 kg दे रहा है। फ्यूल डलवाने चले जाएं, वो पूरा नहीं मिल रहा। ऐसे दुनिया में काफ़ी ज़्यादा काम है। मैंने तो तौबा कर ली है अल्लाह से, बाकी सब भाइयों से भी गुजारिश है कि वो ऐसे काम ना करें। मैं कितनी लकी हूँ, ऐसा शौहर किसका होता है जो हर महीने सोने का हार बना कर दे। ये हार हलाल के पैसों का है तो मुबारक हो, लेकिन अगर ये हराम के पैसों का है तो कयामत के दिन ये सोने का नहीं, आग का हार होगा, आग का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम माल का कोई सदका कबूल नहीं किया जाएगा। रमज़ान के आगाज़ पर महंगाई के तूफान ने शहरियों को घेर लिया। दूध, दही, चीनी, टमाटर, आलू, चिकन, घी समेत 16 अशिया महंगी हो गई। शकील अहमद की रिपोर्ट।
सहरो अफ्तार में चाट, चटनी, रायता, लस्सी बनाना हो या कुछ और, दस्तरखान का लाजमी जुज़्व है दही। मुल्क भर में 100 से 120 रुपए फी किलो में दस्तयाब, लेकिन कराची वालों के लिए तो निर्ख सुनकर ही दिमाग की दही हो जाए। जी हाँ, 200 रुपए फी किलो जनाब। लगाना झटका, और ये सरकारी आदादोशुमार हैं। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते भर में 16 अशियाए जरूरिया महंगी और 11 सस्ती हुई, जबकि 24 के निर्ख मुस्तहकम रहे। चीनी की मिठास लाहौर वालों को सबसे महंगी 110 रुपए और रावलपिंडी वालों को 105 रुपए फी किलो में पड़ी। कराची, कोयटा, पेशावर और इस्लामाबाद के लिए शुगर रेट रहे 100 रुपए फी किलो। मुख्तलिफ शहरों में दूध रहा 130 रुपए फी लीटर, जबकि जिंदा ब्रायलर चिकन 242 से 320 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। आदादोशुमार के मुताबिक केले 16 रुपए महंगे होकर 120 रुपए फी दर्जन, आलू 3 रुपए महंगे होकर 56 रुपए किलो, टमाटर 7 रुपए इजाफे के साथ 55 रुपए किलो रहे, जबकि सस्ती होने वाली अशिया में लहसुन 7 रुपए कमी के साथ 177 रुपए फी किलो, दाल चना 4 रुपए सस्ती होकर 148, दाल माश के निर्ख 4 रुपए कम होकर 260, दाल मूंग की कीमत 5 रुपए कम होकर 229 रुपए किलो और दाल मसूर के दाम 2 रुपए 70 पैसे गिरकर 154 रुपए फी किलो रहे, जबकि LPG सिलेंडर 17 रुपए सस्ता होकर 1365 रुपए का हो गया। इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार ईदी फाउंडेशन का एहसन इकदाम, इलाज के लिए आए अफराद को सेहतियाबी के बाद ईद से पहले घर पहुंचाने के लिए काफिले रवाना कर दिए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान आसिफ। पहले तो हमने बहुत देर डोर भी बजाया, खोला नहीं दरवाजा, काफी देर तक हम बाहर ही खड़े रहे। ये कहानी है इरम खुर्शीद की, जो ईदी फाउंडेशन नॉर्थ कराची में इलाज के बाद 6 साल तक तालीम और तरबियत हासिल करती रही, और जब ईदी की टीम उसे लेकर आबाई शहर रहीम यार खान पहुंची तो इरम के अपनों ने ही दरवाजे बंद कर लिए। वालिद साहब आपदा में हैं, काम करते हैं, उन्होंने, वो तो थे नहीं, उनके भाई शाहिद थे, उन्होंने साफ मना कर दिया रखने से। कहेंगे मैंने नहीं, मेरे वालिद ने दाखिल करवाया है, लिहाजा मैं नहीं रखूँगा। तो हमने कहा आपके सिस्टर तो हैं, तकरीबन 6 साल हो गए ने वहाँ, बड़ी मुश्किल से उन्होंने रखा, वरना वो मना कर रहे थे। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद इरम को घर में दाखिले की इजाजत तो मिल गई, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे, बच्चियां और मर्द और खवातीन हैं जिन्हें उनके प्यारे इलाज के लिए ईदी मरकज में दाखिल कराने के बाद फोन पर भी खबर नहीं लेते। अभी अम्मी अबू लेने नहीं आए, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरे को खुशी हो रही है, ये गाड़ी है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। इस काफिले में 17 खवातीन और 6 बच्चे हैं जिन्हें लावारिस, गुमशुदा, लापता, बीमार और जहनी माजूर हो जाने पर ईदी सेंटर में रखा गया था। जिनके भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, खवातीन हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, कोई भी हैं, उनके वारिसों को चाहिए कि उनको एक्सेप्ट करें, उनको लाएं, अपने घर में इज्जत से रखें। कभी अपने आप को उनकी जगह पे खड़ा होकर सोचें कि काश अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा। फैसल ईदी और उनकी बहन खदीजतुल कुबरा हर साल ईद से पहले बिछड़ों को अपनों से मिलाने की एक कोशिश जरूर करते हैं। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। खबरों में आगे दिखाएंगे आपको किलो की तस्वीर। मुल्क में कोरोना का जोर न टूटा, सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। 24 घंटे में 110 अफराद जान से गए। सदर मुमलिकत की अपील पर आज यौम तौबा और इस्तग़फ़ार मनाया गया। कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार, एक दिन में कातिल वायरस मजीद 110 जिंदगियां निकल गया। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 15,982 तक जा पहुंची। 24 घंटे में मजीद 5,364 अफराद वायरस का शिकार। फाल केसेस की तादाद 78,425 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के बाइस सबसे ज्यादा पंजाब में 62 अमवात हुई, खैबर पख्तूनख्वा में 35, सिंध 8, आजाद कश्मीर 3, जबकि इस्लामाबाद और बलोचिस्तान में एक मरीज जाँ बहक हुआ। इस वक्त 5,145 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.31% रिकॉर्ड। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की अपील पर पूरी कौम आज कोरोना से निजात के लिए यौम तौबा और इस्तिग़फ़ार मना रही है। ये दिन मनाने का मकसद दुआ और इस्तिग़फ़ार के जरिए वबा से निजात हासिल करना है। अमरीकी शहर इंडियानापोलिस में फेडेक्स के मरकज पर फायरिंग, 8 अफराद हलाक हो गए, कई अफराद जख्मी हैं। फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स ने खुद को गोली मारकर जिंदगी भी खत्म कर ली। फायरिंग के वाक़े में कई लोग जख्मी हुए। पुलिस जब जावक़ों पर पहुंची तो मुसल्लह शख्स फेडेक्स के पार्किंग में फायरिंग कर रहा था। उसके पास ऑटोमेटिक मशीन गन थी। जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मोबाइल फोन खो गया या चोरी हो गया तो घबराएं नहीं, मसला कैसे हल हो सकता है ये जानते हैं ज़हीर अली खान की इस रिपोर्ट में।
आपका मोबाइल फोन कहीं खो गया, वारदात में डाकू ने छीन लिया या चोरी हो गया। वक्ती तौर पर माली नुकसान का दुख लाजमी सी बात है। अब घबराएं नहीं, बल्कि फौरी जाती डेटा और कीमती मालूमात नौसरबाजों के हाथ लगने से बचाएं। पीटीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरें। आपका फोन 24 घंटे के अंदर अंदर ब्लॉक हो जाएगा। थाने के चक्कर लगाने और FIR कटवाने की भी कोई जरूरत नहीं। पहले सार्फिन को या हेल्पलाइन पे कॉल करना पड़ती थी, ईमेल करते थे एक फॉर्म को फिल करने के बाद, और या फिर CPLC कराची में उसके नंबर पे वो कॉल करके शिकायत दर्ज कराते थे। पीटीए का खुदकार ब्लॉकिंग सिस्टम काम कैसे करता है ये भी जान लें। कंप्लेंट फाइल करेंगे तो आपको एक SMS आएगा, और दूसरा जब आपका ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो आप जो नंबर आपने दिया होगा उसके ऊपर आपको एक और SMS आएगा जिसमें ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपकी कंप्लेंट मुकम्मल हो गई है। इसमें हमने बहुत से ऐसे चेक्स रखे हैं जिसका मकसद ये है कि कोई गलत फ़ोन ब्लॉकिंग की रिक्वेस्ट ना कर सके। गुम या चोरी शुदा फ़ोन अगर मिल जाए तो उसी ऑनलाइन फॉर्म पर अनब्लॉक का ऑप्शन क्लिक करें। आपका मोबाइल 24 घंटे के अंदर दोबारा काबिल इस्तेमाल होगा। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। मुजफ्फराबाद में बारिश और वादी नीलम में हल्की बर्फबारी से जाती सर्दी लौट आई। एबटाबाद में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। बरसती बूंदों और आसमान से गिरते गालों ने मौसम औसम कर दिया। आजाद कश्मीर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। वादी नीलम के बलाई इलाकों में बर्फबारी से रुखसत सर्दी को ब्रेक लग गया। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मजीद 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई की है। एबटाबाद में बरसते बादलों से मौसम खुशगवार हो गया। हवेलियां और नथिया गली में काली घटाओं का राज है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कमी आई है। आज भी ये सिस्टम रहेगा, अभी मजीद रेन देगा। सिंध में चांसेस बहुत कम है। सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब, मानसेरा, पेशावर और हजारा इन डिवीजन में, प्लस GB और कश्मीर में ये रहेगा। कराची पे टेम्परेचर काफी हद तक प्लेजेंट है, रेन होने के चांसेस नहीं। डीजी खान में गरज चमक के साथ बारिश से चेहरे खिल उठे हैं। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी मतला अबरालूद है। घोटकी, दादू, शिकारपुर और जैकबाबाद में रिमझिम से गर्मी में कमी आई है। लॉकडाउन के बायस स्कूल बंद हुए तो लाहौर के 2 नन्हे दोस्तों ने कीलों से तस्वीर बनाना सीख लिया और इनसे मिलवा रही हैं मिसाल। ना पेंट ना ही कोई ब्रश, बस लकड़ी के बोर्ड पे लोहे के कीलों का मखसूस इस्तेमाल और हथौड़ी हथियार। लाहौर के 11 साला हमजा और जैन कीलों को मखसूस रूप देते हैं और लकड़ी के बोर्ड पर तस्वीर बनाते हैं। नेल आर्ट का ख्याल इन्हें कैसे आया, इन्हीं से जानते हैं। पिछले साल से लॉकडाउन था, कुछ देर खेल में गुजर जाता था। ड्राइंग तो हम पहले से कर लेते थे, तो हमने कहा कुछ हट के करें, कुछ चीज करते, इसलिए हमने कीलों से चीजें बनाना सीखी। काबा हो या मस्जिद, तस्वीर बनाते वक्त नन्हे आर्टिस्ट फन की बारीकियों का भी पूरा ख्याल रखते हैं। जो सीधी लाइन होगी उस पे सीधे कील लगाने हैं, और जो थोड़ी टेढ़ी वगैरह लाइन जा रही होगी उस पे थोड़े टेढ़े कील लगाने हैं, और जहाँ पे शेड देना है उस पे हल्के हल्के, और जहाँ पे जरा ज्यादा देना है शेड तो वहाँ पे भर भर के कील लगाने हैं। आर्ट के एक नमूने की तैयारी में औसतन 3 से 6 हजार कीलों का इस्तेमाल होता है। इन नन्हे फनकारों ने लॉकडाउन में अपने अंदर छुपे फन को तो ढूंढ निकाला। आप भी अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए और अपने अंदर के फनकार की खोज लगाइए। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।